नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऐसा फैसला जिस फैसले से सरकार की नींद हराम है। ऐसा फैसला जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार की दिशा में बढ़ा ऐतिहासिक कदम है। ऐसा फैसला जिस फैसले पर अमल के बाद अब चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के पद पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर जो नियुक्तियां होगी उसमें सिर्फ सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सिर्फ प्रधानमंत्री की मनमानी नहीं चलेगी, सिर्फ वैसे अधिकारी जो सरकार की पसंद के हों, सिर्फ उनकी नियुक्ति होना मुश्किल होगी। और अब तय हो गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ कि नेता विपक्ष और सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री, 3 सदस्यों के पैनल से जो फैसला होगा, जिन नामों पर सहमति बनेगी, वही चुनाव आयुक्त होंगे। लेकिन क्या इस फैसले के बाद स्थितियां बदल जाएगी? 70 साल में जो नहीं हुआ, अगर ऐसा कोई फैसला आया तो इसका मतलब क्या है? और बहुत सारे लोग इस तरह की मांग लगातार कर रहे थे कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयुक्तों पर कई बार संगीन आरोप लगे पक्षपात के, सरकार के प्रति नरम रवैया अख्तियार करने के, और कई बार बेईमानी के सीधे सीधे आरोप लगे कि जहां प्रधानमंत्री या देश का कोई ताकतवर सत्ताधीश सवालों के घेरे में होता है तो चुनाव आयोग आंखें बंद करता है, लेकिन वहीं अगर विपक्ष का कोई नेता होता है तो आचार संहिता का पाठ पढ़ाया जाता है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रशांत भूषण, जो एडवोकेट भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, और जो रिट याचिकाएं दायर की गई थी 2018 में, जिन याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, उनमें से 2 याचिकाओं की तरफ से, याचिकाकर्ता की तरफ से प्रशांत भूषण एडवोकेट भी थे। इसलिए अगर ये फैसला आया है, इसमें भूमिका एक वकील के तौर पर प्रशांत भूषण की भी है। उसी जिरह का नतीजा है कि ऐतिहासिक फैसला है। तो सबसे पहले प्रशांत भूषण जी, बहुत लंबी भूमिका फिर भी हो गई, लेकिन पहला सवाल यही कि अभी भी कोई शक संदेह है या ये मान लें कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर, चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर बहुत सवाल उठे, जिसमें ताजा सवाल पिछले साल का है जब गोयल साहब को नियुक्त किया गया, वीआरएस लिया और अगले दिन नियुक्ति हुई। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी फाइलें बिजली की रफ्तार से दौड़ी और उसके बाद 24 घंटे में नियुक्त किया गया। तो क्या माने कि इसके बाद बदलने वाला है, बदल जाएगा? उम्मीद तो है कि कम से कम थोड़ा तो जरूर बदलेगा, क्योंकि अभी तो सरकार, कम से कम ये मौजूदा सरकार, बिल्कुल अपने जो सरकार का पक्षपात करें ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रही थी जो कमज़ोर हों और सरकार के दबाव में काम करें। और यही हम लोग देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की कम से कम पिछले 7-8 साल से स्वतंत्रता खत्म सी हो गई थी। तो देखिए, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कौन नियुक्त करता है, किसको नियुक्त किया जाता है। और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट की भी नियुक्ति का सवाल आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करके ये कहा था कि भाई सरकार को जजों को नियुक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही कॉलेजियम को करना चाहिए, नहीं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में होगी। इसी आधार पर उन्होंने ये बोला है कि भाई यहाँ पर भी सरकार ही नियुक्त कर रही है, जबकि जब ओरिजिनल संविधान बना था उसमें लिखा था कि अनटिल ए लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट इन दिस रिगार्ड। तो उसमें ये उम्मीद करी गई थी कि इस पर पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी और उसमें लिखेगी कि भाई एक कोई इंडिपेंडेंट कॉलेजियम होगा। और पिछले 20 साल से अलग अलग आयोग, इसी की 20 क्या 30, 35, 40 साल से अलग अलग आयोग यही कह रहे थे कि भाई इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए या कॉलेजियम होना चाहिए जो उनकी नियुक्ति करे, सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिए। ज़्यादातर ने यही रेकमेंड किया था कि उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। तो इसीलिए इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि नियुक्ति सिर्फ सरकार ना करे और इस तरह का कॉलेजियम करे, इस तरह की कमेटी करे।
अब एक सवाल प्रशांत जी इसके बाद काउंटर है कि जैसे सीबीआई चीफ की जब नियुक्ति हुई थी अस्थाना साहब की, राकेश अस्थाना की, तब भी ये सवाल उठे थे, तब भी वैसे ही नियुक्ति के लिए एलओपी और सीजेआई और प्रधानमंत्री, एलओपी ने सहमति नहीं जताई और कई आरोप राकेश अस्थाना पर भी थे। क्या इस 3 सदस्यों के पैनल की व्यवस्था होने के बाद, मैं थोड़े इफ एंड बट के साथ कर रहा हूं, क्या ये मान लें कि पहले से बेहतर व्यवस्था होगी? एक आदमी नहीं फैसला करेगा, वो सही है, लेकिन पूरी तरह से ये बेहतर व्यवस्था होगी या इसमें भी कुछ लूप होल्स रहेगा, कोई शक शुबा रहेगा? देखिए, राकेश अस्थाना की नियुक्ति सरकार करना चाहती थी सीबीआई डायरेक्टर के बतौर, लेकिन चीफ जस्टिस ने ऑब्जेक्ट किया, तो इस वजह से राकेश अस्थाना को सीबीआई डायरेक्टर नहीं बना पाई सरकार। अब ये दूसरी बात है कि उसके बाद भी जिनको बनाया गया वो भी शायद पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, और सीबीआई आज भी सरकार के दबाव में काफ़ी हद तक काम करती है, लेकिन पहले से बेहतर व्यवस्था है। जिस तरह के लोगों को पहले नियुक्त किया जाता था या जिस तरह के लोग नियुक्त होते, राकेश अस्थाना नियुक्त हो जाते अगर सरकार के ही हाथ में होता सीबीआई डायरेक्टर का, तो उससे तो थोड़ी बेहतर है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों का देखें तो ये आज भी हम नहीं कह सकते कि भाई सारे जितने जज नियुक्त करे जा रहे हैं ये सरकार से सब स्वतंत्र हैं या सब अच्छे हैं, ये नहीं कहा जा सकता। चाहे इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने ही नियुक्ति का पूरा हक जो है अपने हाथ में रख लिया है, सीनियर जजेस के कोलिजियम के हाथ में, लेकिन फिर भी सरकार का इंटरफेरेंस होता है, सरकार का दबाव होता है। सरकार जो है, जो कोलिजियम वापस भेजती है, बैठी रहती है, और रीइटरेट होने पर भी नोटिफिकेशन नहीं इशू करती। तो इसलिए ये कहना तो सही नहीं होगा कि इसके बाद बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव आयोग नियुक्त करे जाएंगे, लेकिन पहले से तो डेफिनेटली बेहतर और ज़्यादा स्वतंत्र चुनाव आयोग नियुक्त होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा, आप लगातार एक एक्टिविस्ट के तौर पर, एडवोकेट के तौर पर पूरे मामले को देखते भी रहे। चुनाव आयोग की भूमिका कई बार संदिग्ध रही, इसकी सैकड़ों कहानियां हैं। 2019 में ही जब सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगे कि 3-4 सभाओं में, मोदी की सभाओं में, अमित शाह की सभाओं में, जब पुलवामा अटैक का जिक्र हुआ या अमित शाह ने भाषण में कहा ये रैली ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत में हो रही है कि पाकिस्तान में, कई रैलियों में ऐसी बातें कही गई जिसे माना गया कि आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग में ऐसी स्थिति आई कि 2-1 से फैसला हो गया और अशोक लवासा का एतराज कागज पर दर्ज हुआ न हुआ उस पर भी विवाद हुआ और आखिर में उनकी छुट्टी हुई। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपको क्या आशंकाएं लगती हैं चुनाव आयोग से, बड़ी आशंका जिसकी वजह से आप लोगों को लगा कि इस व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है, एक एक्टिविस्ट के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर, जो आपने देखा है? देखिए, ये तो रोज दिखाई दे रहा है ना, जैसे अब शिवसेना का मामला चुनाव आयोग के पास गया कि शिवसेना में किस धड़े को आप रिकग्नाइज करते हैं एज द रियल पार्टी, किसके पास सिंबल होना चाहिए। उन्होंने जो सरकार चाहती थी कि भाई शिंदे ग्रुप को सिंबल मिले शिवसेना का, उन्हीं को रिकग्नाइज किया जाए कि भाई यही असली शिवसेना है, इस आधार पर कर दिया कि भाई उनके पास एमएलएस ज़्यादा हैं। अगर ये देखा जाता कि भाई उनके जो मेंबर्स हैं उनमें से किसके पास ज़्यादा हैं, वर्किंग कमेटी में जो लोग हैं किसके पास ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह, तो फिर उद्धव ठाकरे को दिया जाता। लेकिन जगह जगह हम देखते हैं इलेक्शन की डेट्स जो अनाउंस करी जाती हैं, प्रधानमंत्री अपना दौरा करते हैं जिससे कि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट ना लागू हो जाए, प्रधानमंत्री का दौरा पूरा हो जाए, उसके बाद फिर चुनाव की डेट्स वगैरह अनाउंस करी जाती हैं। तो ये तो हम रोज देख रहे हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट में जैसे आपने बोला कि प्रधानमंत्री वगैरह अगर वायलेट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो और इस जजमेंट में भी लिखा गया है कि भाई अल्टीमेटली तो चुनाव आयोग तय करता है कि कौन इलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ।
और उसके बाद अगर बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से भी किसी को घोषित कर दिया गया, मान लीजिए किसी को वोट कम मिली हैं या बहुत बड़ा विवाद है कि भाई ईवीएम की काउंट ठीक हुई है या नहीं, या उसकी काउंट ठीक करी गई है या नहीं, और किसी को घोषित कर दिया जाता है कि भाई यही इलेक्ट हो गया, उसके बाद आप कोर्ट में ही जा सकते हैं ना, इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट का जो हाल है आज के डेट में कि भाई तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और अगले 5 साल तक भी इलेक्शन पिटिशंस डिसाइड नहीं हो पाती, तो इसलिए वो उन्होंने बोला है कि फेट अकम्पली तो हो ही जाता है अगर इलेक्शन कमीशन पक्षपात करे और जो रूलिंग पार्टी है उसके लोगों को डिक्लेयर कर दे कि भाई यही लोग चुने गए हैं, चाहे बिल्कुल गलत डिक्लेयर कर दे, तो उसको आप चैलेंज तो कोर्ट में ही करेंगे, और कोर्ट में इतना टाइम लगता है, वो कहते हैं कि फेट अकम्पली हो जाता है। तो इसलिए चुनाव आयोग की भूमिका जो है बहुत बहुत अहम है इस लोकतंत्र को, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ बाकी तो लोकतंत्र रखा नहीं गया, जिसको हम कहते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, कि जनता का पार्टिसिपेशन सरकार चलाने में, कानून बनाने में तो करीब करीब जीरो है। बेसिकली वोट देने का अधिकार है उनको, और वोट और इलेक्शन जो है ये सारा चुनाव आयोग के हाथ में है कि भाई इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है कि नहीं, किसको डिक्लेयर किया जाता है, किस अगर स्प्लिट हो जाता है तो किसको रिकग्नाइज किया जाता है कि भाई ये रियल पार्टी है, ये सब चुनाव आयोग के हाथ में है। इसलिए चुनाव आयोग जो है लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अहम संस्था है और इसकी स्वतंत्रता कायम रखना बहुत ही जरूरी है। इस आधार पर यह फैसला दिया गया। अब एक चीज प्रशांत जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत बातें कही है जो मैं देख रहा हूं आज अखबारों में भी विस्तार से छपी है, और जो बहुत सख्त जिसको टिप्पणी कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने की है पूरे मामले में। और तब भी जब गोयल साहब को रातों रात बनाया गया था, तब भी मेरे ख्याल से 18 या 19 नवंबर के बाद, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख सवाल पूछे थे सरकार के रवैये पर और जिस ढंग से अपॉइंटमेंट हुआ वो। अब मैं देख रहा हूं जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से कहा कि चुनावी प्रक्रिया का निरंतर दुरुपयोग लोकतंत्र की कब्र खोदने का निश्चित तरीका, ऐसा जो अखबारों में मैंने देखा, हिंदी अनुवाद होगा उसमें शब्दों का कुछ हेरफेर हो सकता है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह सब कहना कि एक व्यक्ति जो ताकतवर के सामने घुटने टेकता है उसे चुनाव आयुक्त नहीं बनाया जा सकता, एक व्यक्ति जो एहसानों के तले दबा हो या नियुक्त करने वाले का ऋणी महसूस करता हो वो उसके नहीं बनाया जा सकता, चुनाव लोकतंत्र की नींव है, कार्यपालिका के हाथों में नियुक्ति रखने का अधिकार हम नहीं दे सकते। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ठीक है ये अच्छा लग रहा है, 3 सदस्यों की कमेटी बन गई, लेकिन लिस्ट जो जाएगी, 3 जो नाम जाएंगे पैनल के पास वो सरकारी भेजेगी। तो फिर उसके बाद अगर हम अतीत में भी देखें, कई जगह जो पैनल के द्वारा नियुक्त जो चाहे जिन जिन पदों पर लोग हैं उन पर भी संगीन आरोप या सरकार के प्रति झुकाव के आरोप लगते रहे। जब लगता है सरकार 5 साल रहने वाली है फिर वो मामला वैसे ही घूम कर आ सकता है। तो ये खतरे तो अभी भी हैं। नहीं, खतरे तो हैं, लेकिन नाम सरकार भेजेगी ये तो ऐसा नहीं कहा गया है फैसले में। अच्छा। और जो चयन समिति है वो कह सकती है कि भाई इस आधार पर नाम तय किए जाएं। जैसे इसमें अरुण गोयल के नियुक्ति के बारे में उन्होंने बोला है कि आपने 3 या 4 लोगों के नाम निकाल लिए एकदम आर्बिट्ररी तरीके से, और उनमें से इनको सेलेक्ट कर लिया आर्बिट्ररी तरीके से, और सब कुछ एक दिन में हो गया। उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट भी दे दिया उसी दिन अरुण गोयल को। तो और उन्होंने बोला कि 160 लोग थे उस बैच के आईएएस के, आपने इन्हीं को कैसे सेलेक्ट कर लिया? इनके ऊपर के भी थे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग थे, इन लोगों को किस आधार पर निकाल लिया? उसका कोई जवाब नहीं था सरकार के पास। तो इसके बारे में तो जो चयन समिति है वो कह सकती है कि भाई हमको पूरी लिस्ट दीजिए, और उनके पूरे जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं या जो भी लोग, और ये जरूरी नहीं है कि सिविल सर्वेंट्स को ही चुनाव आयोग बनाया जाए, उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, आप बाहर से लोगों को भी ले सकते हैं।
सिलेक्शन कमेटी ये भी कह सकती है कि भाई इस पर एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए और इस तरह के बाकी भी लोगों को कंसिडर किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आगे से ये लोग इस तरह का करेंगे। और इसलिए भी कि वन मैन शो जब होता है तो अब आपने फैसला कर दिया 24 घंटे में और अरुण गोयल को बना दिया, यहां आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, कुछ बातचीत भी होगी, कुछ आपस में सहमति बनाने के लिए भी कुछ कहना पड़ेगा, तो पक्ष रखना पड़ेगा, एक स्थिति। अब बात प्रशांत जी, चूंकि आप लंबे समय से सब कुछ देखते रहे हैं, सीनियर एडवोकेट रहे हैं और दशकों से आप सब कुछ आपने देखा है, मैं सुबह भी एसवाई कुरैशी साहब से पूछ रहा था, सीईसी वो भी रहे 2 साल, कि आखिर चुनाव आयोग वही है, कुर्सी वही है, संस्था वही है, पावर वही है, अधिकार वही है, कोई टीएन शेषन आता है तो अचानक अपनी हनक के साथ 6 साल 90 से 96 तक पूरे देश में चुनाव आयोग का इकबाल कायम कर देता है, हड़कंप मचती है उनके नाम पर सब जगह सत्ता में। और उसके बाद कई चुनाव आयुक्त होते हैं, लगता है कि जो भी फैसला होगा, कई बार हम लोग पहले अनुमान लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी बोले, अमित शाह कुछ भी बोले, राजनाथ कुछ भी बोले, योगी कुछ भी बोले, कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आजम खां अगर कुछ बोल देंगे या कोई विपक्ष का नेता बोल देगा तो तुरंत उसके खिलाफ आचार संहिता का मामला लागू होगा। तो इसका मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन इंडिविजुअलिटी में भी तो निर्भर करता है, इंडिविजुअल में भी। हाँ, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल पर ही निर्भर करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर सिर्फ सरकार के हाथ में आप दे दें तो सरकार ऐसे ही लोगों को बनाती है जो कमजोर होते हैं, और जो कमजोर होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, सरकार के सामने खड़े नहीं हो पाते। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये सब इन्होंने बोला है इस फैसले में भी, कि ऐसे लोगों को बनाया जाए जिनकी रीढ़ की हड्डी हो, जो सरकार के सामने खड़े हो सकें और सरकार को कह सकें कि भाई ये ठीक नहीं है जो आपने किया या जो आप कर रहे हैं। मतलब अगर आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस पर कह सके। जैसे लेकिन ये दौर तो प्रशांत जी ऐसा हो गया ना कि हर आदमी फिर पोस्ट रिटायरमेंट भी कुछ, देखिए मैं इसमें थोड़ा डेविल्स एडवोकेट, थोड़ा इसके आशंकाओं पर ज्यादा बात करूं, हालांकि 24 घंटे ही हुए, फिर भी कि उसके बाद लोग बहुत तरह की चीज सोचते हैं, रिटायरमेंट के बाद के कुछ फायदे, उसके बाद सरकार से कुछ सेटिंग के फायदे, तो उसके खतरे फिर भी बने रहते हैं। इसलिए टीएन शेषन का मैंने जिक्र किया कि 90 से 96 के बाद इतने साल बीत गए, वैसी हनक वाला कुछ चुनाव आयुक्त हुआ क्या? नहीं, देखिए स्वतंत्र तो रहा चुनाव आयोग, करीब कम से कम सेशन के बाद भी करीब 20 साल तक स्वतंत्र रहा। चुनाव आयोग की ये रेपुटेशन रही कि वो स्वतंत्रता से काम करते थे। नहीं, बहुत सारे थे, उसके बाद बहुत सारे, ये तो पिछले 7-8 साल में बदलाव आया है। इस सरकार ने जिस तरह के लोगों को चुनाव आयोग में नियुक्त किया है, अब जो उनका रवैया उसके बाद रहा है, उसमें अब स्वतंत्रता नहीं दिखती। लेकिन देखिए सेशन की हनक थी, वो तो एक दादागिरी भी थी उनकी, आर्बिट्ररी भी थे। ये ठीक है कि वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन दादा भी थे और दादागिरी अपनी दिखाते थे, जो कि बहुत सही नहीं होता था कई बार। तो लेकिन देखिए सवाल ये है कि अगर सरकार सिर्फ करती है तो सरकार तो फिर यही चाहती है कि कमजोर लोगों को करें या अपने पक्ष के जो लोग हैं उनको करें। अब जब चीफ जस्टिस भी होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा, तो जाहिर है वो लोग ज्यादा स्वतंत्र लोगों को लाना चाहेंगे जिनकी थोड़ी रीढ़ की हड्डी भी हो, और चेक करेंगे कम से कम, क्योंकि 3 लोगों के सामने उस नाम पर विमर्श होना होगा। तो ये नहीं चाहेंगे फजीयत हो, कोई नाम लौटाने की स्थिति हो, जो सीजेआई ने जिस ढंग से राकेश अस्थाना पर ऑब्जेक्ट किया। यही कह रहे हैं शायद आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल उठता है प्रशांत जी, मैं खत्म करूंगा 1-2 सवाल के बाद। एक सवाल उठता है कि ये इतने सालों से, दशकों से ये बात उठती रही चुनाव आयोग को लेकर, और विपक्ष कहता रहा। नवीन चावला के समय भी कुछ आरोप विपक्ष के लगे, क्योंकि उनके भी माने गए कि गांधी नेहरू परिवार से अच्छे रिश्ते रहे, तो बहुत सारे समय पर आरोप भी लगे, और बहुत चुनाव आयोग ने बहुत मजबूत फैसले भी दिए आचार संहिता को लेकर, इसमें भी कोई शक नहीं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। लेकिन किसी पार्टी ने इतने रिकमेंडेशन के बाद, लॉ कमीशन के कहने के बाद, आप जैसे लोग, तमाम एक्टिविस्ट, सब कुछ कहने के बाद किसी पार्टी ने आज तक पहल नहीं की। इसकी वजह?
वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हर पार्टी यही चाहती है कि बस पावर में बने रहें। तो इसलिए जब वो पावर में होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि भाई चुनाव आयोग ऐसा हो जो कि सरकार जो चाहे वो करता रहे। सो इस वजह से हर सरकार यही चाहती थी, और किसी सरकार ने ये नहीं कोशिश करी कि भाई एक स्वतंत्र चुनाव आयोग बने। लेकिन ये बात भी हमको माननी पड़ेगी कि टीएन सेशन के बाद करीब 20-25 साल तक चुनाव आयोग ने काफी स्वतंत्र तरीके से काम किया। तो आखिरी सवाल, आप सीधे सीधे एक बात कह रहे हैं कि सेशन के बाद 20 साल तक स्वतंत्र काम किया, तो आप सीधे सीधे एक बात और करें कि बीते 6-7-8 सालों में ज्यादा हुआ, चुनाव आयोग पर आरोप ज्यादा लगे या मैनेज करने की बात ज्यादा हुई, तो जाहिर है मोदी रिजीम, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार में चुनाव आयोग में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा किया गया, या फैसले सरकार के पक्ष में या पक्षपातपूर्ण तरीका, रवैया ज्यादा रहा, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल साफ यही कह रहे हैं, और ये हम सिर्फ चुनाव आयोग में नहीं देख रहे, हम तो सारे इंस्टीट्यूशंस में देख रहे हैं। चाहे आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स ले लीजिए, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टर को ले लीजिए, चाहे एनआईए के चीफ को ले लीजिए, चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ले लीजिए। कभी कहाँ सीएजी ने कभी पहले ऐसे किया था कि डिफेंस ऑडिट में, रफाल के ऑडिट से प्राइसिंग डिटेल्स हटा दें, और वो भी सरकार के कहने पर। सरकार को पहले से पता था, उन्होंने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को बता दिया सीएजी रिपोर्ट आने से पहले ही कि इस ऑडिट से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए जाएंगे। यानी कि हर संस्था को कमज़ोर बना दिया गया है, सरकार के अधीन बना दिया गया है। जितनी भी संस्थाएं स्वतंत्र होने की ज़रूरत थी, उन सब को कमज़ोर बना दिया गया है। ये सरकार का बिल्कुल एक सोचा समझा रवैया रहा है, सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को सरकार के अधीन कर लेने का। आखिरी सवाल, चूंकि आपने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की बात की, संस्थाओं की बात की, कुछ सवाल हाल के दिनों में न्यायपालिका पर भी लगे, और तब भी लगे जब जस्टिस नजीर गवर्नर बन गए, तब भी लगे जब जस्टिस गोगोई राज्यसभा में पहुंच गए। तो और एक समय में आप बहुत चर्चित, विवादित रहे थे जब आपने कह दिया था कि न्यायपालिका में करप्शन है, और आपने बता दिया था आधे जजेस करप्ट थे। आपके पिताजी शांति भूषण जी ने भी कहा। तो क्या वहां शुचिता है, या वहां भी कुछ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होती है कभी कभी? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिशरी में भी स्वतंत्रता पूरी हद तक नहीं है, और काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है सिचुएशन, आज भी है। पहले तो खैर, जैसे मैंने बोला था, जिस पर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट चलाया गया, when the history of the collapse of democracy is written, future historians will recognize the important role played in this collapse by the Supreme Court, and in particular the last 4 Chief Justices. उस समय जो पिछले 4 चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तो बिल्कुल सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। उसमें से गोगोई साहब तो खैर राज्यसभा में चले गए, लेकिन उसके अलावा 3 और चीफ जस्टिस ऐसे थे उस समय के, जिन्होंने बिल्कुल घुटने टेक दिए थे सरकार के सामने। एक भी फैसला, एक भी अहम फैसला सरकार के खिलाफ नहीं आया था पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स में। तो इसलिए ये तो अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई है सिचुएशन न्यायपालिका में। आखिरी छोटा सा जवाब फ्री कर रहा हूं। सीजेआई चंद्रचूड़ के आने से, सीजेआई बनने के बाद से कुछ फैसले ऐसे हुए हैं, चाहे उनकी तरफ से मौखिक ऑब्जर्वेशन हो या फैसले, जिससे लोगों को लगता है कि पहले के सीजेआई और अभी के सीजेआई में फर्क है, फर्क दिखता है। तो ये फर्क दिखता है? हाँ, दिखता है, और सिर्फ चंद्रचूड़ साहब के समय से नहीं, इनके पहले भी जो थे, यूयू ललित, जो कि सिर्फ 2.5 महीने के लिए थे। हाँ, 71-72 दिन रहे वो। हाँ, लेकिन उन्होंने भी 2.5 महीने में बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम किया, और बहुत अच्छा काम किया। और जो केसेस की हियरिंग हो नहीं रही थी कई साल से,
उन सबको फटाफट हियरिंग करवाई, कई सारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनवाई। ये इसलिए पिछले 2 चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस यूयू ललित और उसके बाद ये चंद्रचूड़ साहब, इनके समय में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया। और हम सब लोग तो आपको सैल्यूट करते हैं, जिस ढंग से आप वकील कम कई बार एक्टिविस्ट लगते हैं और जरूरी मुद्दों पर जिस ढंग से आप अदालत में, चाहे याचिकाकर्ता के तौर पर या याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर जो लड़ाई लड़ते हैं, इतिहास में दर्ज आप भी हो रहे हैं प्रशांत जी। और लिखा जाएगा कभी न कभी कि ऐसे दौर में जब कई संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो रही थी तो ऐसे वकील भी थे जो अदालत में खड़े रहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार, और सभी दर्शकों को शुक्रिया देखने के लिए। नमस्कार। बहुत शुक्रिया अजीत जी।